नमस्कार। MHD 6 प्रगतिशील कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसके अंतर्गत आज हम सामाजिक परिवर्तन पर बल इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्रगतिशील कविता की एक अन्य प्रवृत्ति रही है सामाजिक यथार्थ के चित्रण पर बल। इस संदर्भ में नामवर सिंह की ये बात खास तौर पर उल्लेखनीय है। उनका कहना है, जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है। उन्होंने क्या कहा कि जो कल्पनाशीलता की जो यदि हम बात करें तो वो जितनी कल्पनाशीलता में छायावाद में मिलती है उतनी कल्पनाशीलता में अन्य जगह नहीं मिलती। अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि की यदि हम बात करें तो वो प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद के बाद एक प्रयोगवाद आएगा। उसमें जो हमें बौद्धिक चेष्टाएं मिलती हैं वो हमें कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देती। उसी तरह सामाजिक यथार्थ की दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता रही है। सामाजिक यथार्थ से लोग भाग रहे थे, उसकी जो विशेषता है उसका जोड़ने का काम जो है प्रगतिवाद ने किया। इसी सामाजिक यथार्थ दृष्टि के कारण ही वे समाज में व्याप्त कई ऐसी विकृतियों का विरोध करने में सक्षम हो सके जिसके कारण समाज का बड़ा हिस्सा नारकीय और पराधीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त था। नारी की पराधीनता, दलितों का उत्पीड़न, शोषण और सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ प्रगतिशील कवियों ने लगातार आवाज़ उठाई। वे ये जानते हैं कि चीज़ें सिर्फ पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ जहर उगलने में से ही समाप्त नहीं होंगी। उनका कहना था कि सिर्फ दो ही समाज के हिस्से नहीं है जिसमें पूंजीपति वर्ग आ जाता है या पूंजीवाद वर्ग आ जाता है, सिर्फ वो या सामंतवादी वर्ग, सिर्फ दो ही समाज के हिस्से नहीं है। इससे अलग भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर चिंतन करने की आवश्यकता है, जिन पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। तो उन पर भी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे ये जानते हैं कि चीज़ें सिर्फ पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ जहर उगलने से समाप्त नहीं होंगी और न ही राजनीतिक परिवर्तनों से ही और जातिवाद से, और ना राजनीतिक परिवर्तन हो गया, आज कोई और बैठा है कुर्सी पर, कल कोई और आ गया, केवल इससे या जातिवाद की बातें करने से ही सिर्फ ये सामाजिक समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो पाएंगी, ऐसा नहीं है। सांप्रदायिकता और नारी मुक्ति के प्रश्न पर एक बार भी हो सकते हैं कि इसके लिए जनता की चेतना को बदलने की भी ज़रूरत है। यही कारण है कि प्रगतिशील कविता में इन विषयों पर अत्यंत मार्मिक कविताएं लिखी गई हैं, जिनका मकसद यही था कि जनता में जाति, धर्म और लिंग और भाषा की भिन्नताओं के बावजूद व्यापक एकता कायम हो सकी। प्रगतिशील कवियों ने ऐसी सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों और बंधनों का विरोध किया। सामाजिक विषमताएं थे, है ना। जैसे हम बात करते कि नारी की हम बात करते हैं, जिसको हम धर्म से जोड़ करके दिखाते हैं, नारी पूजनीय है, नारी शक्ति है, नारी ये है, नारी वो है, और उसके साथ तो उससे का मतलब जहाँ हम सरस्वती, लक्ष्मी और क्या क्या उपमाओं से एक स्त्री को संबोधित करते हैं, वहीं उसके अपमान करने में कोई सीमा ही नहीं है, वहाँ उसके अपमान की पराकाष्ठा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इन्होंने कहा, प्रगतिशील कवियों ने ऐसी ही सामाजिक विषमताएं, रूढ़ियों और बंधनों का विरोध किया। रूढ़ियाँ चली आ रही हैं भाई। अब रूढ़ी थी, मैं अपनी बात करती हूँ। रूढ़ी हमारे यहाँ की परंपरा थी। जब मेरे यहाँ शादी हुई मेरी, तो वो परिवार की परंपरा थी कि जितनी बार झाड़ू लगाओ उतनी बार पैर छुओ। ये कहाँ की बेवकूफ़ी भरी बात है कि मतलब जितनी बार आप सफाई करोगे पैर छुओ। ये बेवकूफ़ी से भरी, निहायत बेवकूफ़ी से भरी बात है कि मतलब ज़बरदस्ती किसी को बाध्य करना कि आप जितनी बार झाड़ू लगा के पैर छू करके जाओ। तो ये मतलब ये रूढ़िवादिता है। ये रूढ़िवादिता से जोड़ करके इस तरह की चीज़ें रखी गई थी। और बंधनों का विरोध किया, रूढ़ियों और बंधनों का विरोध किया, जिनके कारण लोगों में नरक से निकलने की इच्छा शक्ति भी समाप्त हो जाती है। और स्थिति तो यहाँ तक हो गई कि व्यक्ति कहता है कि मुझे नरक में जगह मिल जाए, लोग कहते हैं मुझे नरक में मिल जाए, मुझे तो मुक्ति मिल जाए जीवन से, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं जीवन से, ना अच्छा जीवन चाहिए ना बुरा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इससे तंग आ गया इस जीवन से। तो स्थिति इतनी बिगड़ती कि लोग जीना ही नहीं चाहते थे। इतना दबाव, इतना तपन, इतनी घुटन कि जिसकी कोई, जहाँ सांस लेने की भी जगह ना रहे। आप सोचिए,
जब व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, श्वसन नली में कहीं कोई दिक्कत आ जाती है और वो थोड़ी देर में ही कृत्रिम सांस के द्वारा परेशानी महसूस करता है, और वो उस घुटन से कहीं ज़्यादा घुटन वो होती है जबकि आप घर के अंदर रह रहे हैं और उन सारी विषम स्थितियों को देख रहे हैं, लेकिन ना तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। आपको वो उन सब बातों के समर्थन में खड़ा होना है, गलत बातों के समर्थन में खड़ा होना है। गलत बात के लिए सामने वाला गलत है, लेकिन आपको गलती के लिए माफ़ी मांगनी है और सामने वाला अपना सीना चौड़ा करके कहे कि मैं सही हूँ। ये कहाँ का न्याय था? अन्याय की पराकाष्ठा थी। अब वे अपने जीवन में आने वाली सारी मुश्किलों को ईश्वर और भाग्य का खेल समझकर चुपचाप झेलते थे, और ईश्वर का खेल समझ के कि मेरी विद्या मेरे भाग्य में नहीं लिखी तो मिल ही नहीं सकती। तो जब विद्या पुरुषों को ही नहीं मिल सकती थी, गांव के पुरुष ही बेचारे विद्या से वंचित थे, तो गांव की महिलाओं को तो शिक्षा लेने का अधिकार और शिक्षा की चीज़ें संभव ही नहीं थी। प्रगतिशील कविता ने सामाजिक यथार्थ के कुछ अनछुए और स्वस्थ चित्र भी प्रस्तुत किए, खासतौर पर पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के संबंध और इसी तरह के आत्मीय संबंधों के चित्र उनकी कविता में आत्मीय भावबोध से भर देते हैं। प्रगतिशील कविता के बारे में आमतौर पर यह धारणा फैली हुई थी कि वह राजनीतिक कविता है और जिसका काम प्रचार करना है, लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई है कि प्रगतिवाद जीवन के व्यापक विराट सत्य को अभिव्यक्त करता है। यानी वो समय एक ऐसा था जबकि यथार्थ के चित्र बहुत अधिक तरीके से जो है समाज में प्रस्तुत हुई। जीवन और जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रगतिशील कविता के बारे। हाँ, कविता में उनकी मुख्य प्रतिज्ञा जनता के प्रति गहरी आस्था और उसकी मुक्ति की कामना है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।